अस्सलाम वालेकुम। आज के थ्योरम में हम प्रूव करेंगे टू केसेस, जिसमें फर्स्ट केस है व्हेन v इज इक्वल टू c फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ u एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ कर्व v इज इक्वल टू c इज अ जियोडेसिक इज। अगर v हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है u की हर एक वैल्यू के लिए, तो हमारे पास जो v इज इक्वल टू c है वो जियोडेसिक होगा और उसकी इक्वेशन हमारे पास होगी e2 प्लस एफ e1 माइनस 2e(f1) इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन प्रूव करनी है। सेकंड केस है व्हेन u इज इक्वल टू c। जब u भी कांस्टेंट हो जाए तो हर एक वैल्यू के लिए, v की हर वैल्यू के लिए, तो हमारे पास उसमें जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी वो ये होगी कि u कांस्टेंट है जो कि जियोडेसिक है, तो हमारे पास इक्वेशन g(g1 प्लस एफ g2 माइनस 2g(f2) जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। तो फर्स्ट वन पहले ले लेते हैं कर्व, जिसमें v कांस्टेंट हमने लेना है। u itself कैन बी टेकन एज अ पैरामीटर, u को भी पैरामीटर ले लेना है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द कर्व आर। तो इक्वेशन कैसे आएगी, u को हम पैरामीटर ले लेते हैं t और v जो है वो कांस्टेंट है। तो हमें पता है जो कर्व होता है सरफेस के ऊपर वो जियोडेसिक होता है इफ़ एंड ओनली इफ। जियोडेसिक कब होता है, जब u पार्शियल t ओवर पार्शियल u डॉट माइनस v पार्शियल t ओवर पार्शियल u डॉट इज इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल हो ये टर्म, तो तब वो जियोडेसिक होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिए। So we obtain the condition for a parametric curve v is equal to constant to be a geodesic। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो ये प्रूफ हो जाए कि जो कर्व हमारे पास है वो एक जियोडेसिक है। जियोडेसिक प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें हमने फाइंड करना होगा कैपिटल U, कैपिटल V, पार्शियल t ओवर पार्शियल u डॉट एंड पार्शियल t ओवर पार्शियल v डॉट। अगर हम ये सारे यूज़ करते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब हमने डेफिनेशन से लेना है कि जो t होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 इंटू ई यू डॉट स्केयर प्लस 2f u डॉट v डॉट प्लस g v डॉट 2। ये t की हमने इक्वेशन जो है वो लेट की थी। अगर आपने मेरा जो डेसिक का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो उसमें ये मैंने बताया था कि जो t है वो 1/2 ई यू डॉट स्केयर प्लस 2f u डॉट v डॉट प्लस g v डॉट स्केयर के इक्वल होता है। तो इसमें जो e f और g होते हैं वो फंक्शन होते हैं u और v के। तो अगर हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं पार्शियल t ओवर पार्शियल u, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 e1 u डॉट स्केयर प्लस 2f1 u डॉट v डॉट प्लस g1 v डॉट स्केयर। और अगर विद रिस्पेक्ट टू v लेते हैं तो इसके साथ 2 आ जाएगा। 1 जो है वो डेरिवेटिव शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू u, और 2 जो है वो शो कर रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। और अगर हम यहाँ पे पार्शियल t और पार्शियल u डॉट की वैल्यू लिखते हैं तो ये e u डॉट प्लस एफ वी डॉट है, और अगर v की लिखते हैं तो वह एफ यू डॉट प्लस जी वी डॉट है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो चॉइस है पैरामीटर की वो ये है कि जो u डॉट है वो 1 के इक्वल है, v डॉट जो है वो 0 के इक्वल है। अब हमने वो जो पैरामीटर लिए v उसमें कांस्टेंट लिया है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये हमने एक कोई भी पैरामीटर लिया तो पैरामीटर का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एक पैरामीटर होगा ना, मतलब कि सिंगल पैरामीटर की बात कर रहे हैं हम, तो सिंगल पैरामीटर का डेरिवेटिव हम 1 ले लेते हैं। तो पार्शियल t ओवर पार्शियल u जो होगा वो इक्वल आ जाएगा 1/2 e1 के, और पार्शियल t ओवर पार्शियल v जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/2 e2 के, और इसी तरह इनके डॉट्स जो हैं वो e और f के इक्वल आ जाएंगे। ये जो हमारे पास चारों टर्म्स है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं u की, वो d/dt पार्शियल t ओवर पार्शियल u डॉट माइनस पार्शियल t ओवर पार्शियल u के आता है। और यहाँ पे ये वाली जो टर्म है हमारे पास इक्वल है de ओवर dt के, माइनस ये वाली टर्म जो है 1/2 e1 के इक्वल है। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ e एज अ फंक्शन ऑफ u v, जो e का डेरिवेटिव है वो u और v का फंक्शन है, तो यहाँ से हमें u की जो वैल्यू मिलती है वो पार्शियल e ओवर पार्शियल u du/dt प्लस पार्शियल e ओवर पार्शियल v dv ओवर dt माइनस 1/2 e1 आ गया। इनकी वैल्यूज़ हमने लगाई तो ये वाली टर्म आ गई, और इसमें ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव e1 होगा, ये u डॉट के इक्वल है, ये e2 होगा, ये v डॉट के इक्वल है, और ये वाली टर्म एज इट इज़। और यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ अगर लगाएं, u डॉट की वैल्यू 1 है, v डॉट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या बचती है 1/2 e1 के। अब बिल्कुल सेम हमने ये वाला एक्सप्रेशन v के लिए लिख लेना है जो हमने ये वाला यूज़ किया था। v के लिए ये एक्सप्रेशन आता है, इसमें भी हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल u, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास इक्वल होती है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल u डॉट डी यू ओवर डी टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल v डी वी ओवर डी टी। ये इसकी जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये वाली चीज़ ऐसे। अब यहाँ पे ये f1 है, ये हमारे पास u डॉट है, ये f2 है, और ये v डॉट है। अब u डॉट और v डॉट की वैल्यूज़ पुट करेंगे, v डॉट वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, और ये u डॉट वाली टर्म 1, तो f1 बच जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़।
अब हमने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। उसमें कैपिटल यू और जो कैपिटल वी है उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वो 1/2 E1F माइनस F1 माइनस 1/2 E2E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सारी इक्वेशन को, तो वह E1 E2 माइनस, यहाँ पे ये वाली टर्म जो माइनस वाली थी, जब हमने ये माइनस के साथ प्लस हुआ तो ये वाली टर्म पहले लिखी हमने। उसके बाद 2E F1, ये वाली टर्म जो E1 और F1 वाली 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, और इसका 2 ख़त्म हो गया तो ये FE1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने का मतलब ये कि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो बन जाए। तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन रिक्वायर्ड थी वो प्रूव हो गई। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें u कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए हमने v जो है वो इटसेल्फ टेकन एज अ पैरामीटर लेट कर लेना है। v जो है वो t के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब वहाँ पे जो हमने पहला केस लिया था उसमें v हमारे पास कांस्टेंट था तो v को 0 लिया था। इसमें u कांस्टेंट है तो हमने u का डेरिवेटिव 0 और v का डेरिवेटिव 1 लेना है। अब हमने यूजिंग दीज टू बिकम, अगर इन दोनों को यूज़ करें तो हमारे पास पार्शियल t और पार्शियल u 1/2 g और पार्शियल t और पार्शियल v 1/2 g2। ये बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट स्टेप पे निकाले, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, बिल्कुल सेम उन्हीं लाइनिंग पे होंगे ये। आप लोग बेशक करके भी चेक कर लें तो इनकी ये वैल्यूज़ यहीं आएंगी। तो इनकी जो डॉट्स की वैल्यू f आएगी, इसके डॉट की वैल्यू g आएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन नंबर 6 है उसको हमने यूज़ करना है u और v की वैल्यूज़ में। तो जो u है वो d/dt पार्शियल t ओवर पार्शियल u डॉट माइनस पार्शियल t ओवर पार्शियल u है। तो इसकी अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये df/dt बचता है माइनस 1/2 g1। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को खोल दें तो ये वाली वैल्यू बचती है। अब बाय द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ f एज अ फंक्शन ऑफ u v, f जो है वो u v का फंक्शन है। तो यहाँ पे f का अगर हम फार्मूला खोलें तो वो पार्शियल f ओवर पार्शियल u du/dt प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल v dv/dt आ जाएगा। और ये वाला 1/2 g1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास f1 है, ये u डॉट है, ये f2 है और ये v डॉट है। चूँकि ये पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव है, ये विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव है, तो टी वालों को हम डॉट के साथ शो करते हैं। ये वाली टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। u डॉट 0 है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये 1 है। तो हमारे पास जो f2 माइनस 1/2 g1 आंसर आ जाएगा। तो u जो है वो इक्वल आ जाएगा f2 माइनस 1/2 g1। इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम देते हैं। बिल्कुल सेम इसीलिए इसी तरह हमने v का एक्सप्रेशन लिख लेना है। v इज इक्वल टू d/dt पार्शियल t ओवर पार्शियल v डॉट माइनस पार्शियल t ओवर पार्शियल v। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये वाली इतनी टर्म वो इक्वल है डी जी ओवर डी टी के, और ये वाली टर्म है वो इक्वल है माइनस 1/2 g2 के। अब ये हमारे पास u और v का फंक्शन है तो इसका फॉर्मूला खोल लेंगे और ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें हमने ये वाली हमारे पास एक्चुअली में g1 है, ये हमारे पास u डॉट है, ये g2 है, ये v डॉट है और ये 1/2 g2 है। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे u वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और ये जो है g2 आ जाएगा v डॉट की जगह 1। तो हमारे पास ये g2 है और ये माइनस 1/2 g2 है। तो 1 में से माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 g2 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गई हमारे पास। अब कैपिटल U की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल V की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों की जो वैल्यूज़ है इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 से लेके हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो 1 में पुट करने से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब इन सारी टर्म को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। g1 प्लस f g2 माइनस 2g f2 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है यही हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि हमने सेकंड केस के लिए प्रूव करनी थी। अब इसके लिए एक छोटी सी क्रॉलरी लिखी है, वो जस्ट समझने के लिए कि अगर पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल हों, अगर पैरामीट्रिक कर्व्स जो हमारे पास गिवन है वो ऑर्थोगोनल हो और v हमारे पास कांस्टेंट हो और वो जियोडेसिक भी हो। v कांस्टेंट और जियोडेसिक कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब जब e2 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल है ना, तो ऑर्थोगोनल में e2 0 आएगा। और अगर u हम कांस्टेंट ले रहे हैं और वो जियोडेसिक भी है, वो कब होगा? और ऑर्थोगोनल पैरामीट्रिक की सूरत में जब g1 0 होगा। सिंस द पैरामीट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल और e2 भी 0 होगा, g1 भी 0 होगा और ऑर्थोगोनल है तो f तो 0 होगा ही होगा। जब f 0 हो गया इस थ्योरम में तो हमारे पास जो पार्टिकुलर केस है उसको जब हम प्रूव करते हैं तो वो जो इक्वेशंस हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने प्रूव किया वो सेटिस्फाइड हो जाती है इजीली।